हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं हमारे NS बिजनेस अड्डा चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSEB जेई पेपर सेकंड शिफ्ट। CSEB का जो पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो 60 क्वेश्चंस लगभग ऐसे थे जो बन जाते, और डाटाबेस सवाल ज़्यादा पूछा गया था। और डाटाबेस सवाल में ज़्यादा क्या होता है कि याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, और बहुत सारे नए सवाल थे। तो अगर यहाँ से आप CSEB जेई से आप कंटिन्यू करें अपना जेई एग्ज़ाम CG व्यापम, तो बहुत ही डिफरेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो एप्टीट्यूड से बनते तो बन जाते, लेकिन अगर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता होता तो नहीं बनता आपसे। तो इसी में हम अपना जो 80 क्वेश्चंस है वो लगातार वीडियो लाएंगे और उसमें थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन आपको देने का कोशिश करेंगे। तो इसमें आप अपना जो आकलन है, अपना आकलन को आप कर सकते हैं। तो टेक्निकल का जो सबसे पहला सवाल था, इसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट इन द फिगर। फिगर वाले सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस टाइप का सवाल शायद ही कोई पढ़ा होगा किताब में कि फिगर देखा उसके बाद फिर रिवेट का टाइप बताना है। तो इसमें देखिए कि ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो अपने आप आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कौन हेड दिख रहा है, कौन हेड दिख रहा है मतलब कि हेड इसका कौन जैसा दिखता। अगर फ्लैट टॉप काउंटर सैंक हेड बोलता, फ्लैट टॉप मतलब कि ये ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लैट होना चाहिए, जो कि हमारे इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। थिनर रिवेट, अब थिनर रिवेट मतलब कि बोलता तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का दिया होता है कि एक साइड एकदम पतला है और इसका जो हेड है वो काफ़ी हैवी है, तो आप इसको बोल सकते थे कि ये थिनर प्लेट है। तो इन तीनों ऑप्शन को अलग कर सकते थे। इस सवाल में ऐसा था कि आप सही आंसर नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या नहीं है वो एकदम उसको अलग कर सकते थे आप अपने तरीके से। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ब्रीजर हेड, रिवेट जो है वो इन तीनों में काफ़ी डिफरेंट है। तो पहला का आंसर है ब्रीजर हेड। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेशर इज मेजर्ड with the help of pressure measuring instrument in which the atmospheric pressure is taken as the datum is known as। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मेजर करते हैं तो इसमें 3 लाइन हम लेते हैं, ठीक है। 3 लाइन लेते हैं। एक होता है वैक्यूम, यहाँ से यहाँ तक अगर एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर अगर हमारा एक वैक्यूम पॉइंट होता है जहाँ पे प्रेशर 0 होता है, एक वैक्यूम पॉइंट होता है जहाँ पे प्रेशर 0 होता है। उसके बाद फिर हम जहाँ से गेज प्रेशर मेजर करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटम। तो इसमें क्या लिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डेटम ले रहे हैं। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर हम मेजर करेंगे, या तो ऊपर मेजर कर सकते हैं या तो नीचे मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम ऊपर मेजर करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहाँ से अगर हम नीचे मेजर करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा नीचे वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक आपको दिख जाएगा कि यहाँ से वैक्यूम प्रेशर प्लस गेज प्रेशर आपको दिखेगा, प्रेशर प्लस पी गेज। यहाँ पे अगर इस प्रेशर को आप कंसिडर करते हैं, इस प्रेशर को आप कंसिडर करते हैं तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर देगा। अगर इसको आप डेटम मानते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप डेटम मानते हैं, मतलब इसको आप जीरो लेवल मानते हैं, कि ये प्रेशर को आप अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो पी एटमॉस्फेरिक से जो भी प्रेशर मेजर कर रहे हैं प्लस माइनस में, वो हो जाता है आपका गेज प्रेशर। अगर यहाँ से आप मेजर करेंगे गेज प्रेशर तो इसका जो आंसर हो जाएगा गेज प्रेशर। उसके बाद इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप, इसको अगर फॉर्मूला पूछे तो जो होता है पी एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर इसमें से पूछा है कि इसको हम लोग डेटम ले रहे हैं, इसको डेटम नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी गेज से जो भी मेजर करेंगे वो हो जाएगा हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 ले रहे हैं तो जो भी प्रेशर आएगा वो हमारा गेज प्रेशर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे
एस्टिमेशन इन विच द यहाँ से क्वेश्चन हाईलाइट कर देते हैं। इन एस्टिमेशन इन विच method adopted when the external wall has one thickness and internal wall have different thickness। तो एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं। सेंट्रल लाइन मेथड, बे मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड और शॉर्ट वॉल मेथड। तो देखिए सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है। सेंट्रल लाइन मेथड होता है जब सभी वॉल इक्वल थिकनेस के होते हैं, तो उसका पेरीमीटर लिया जाता है और फिर उसका पेरीमीटर लेने के बाद उसमें जो भी डेप्थ है और थिकनेस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए कि सभी वॉल का जो थिकनेस है वो सेम होना चाहिए। फिर बे मेथड में क्या होता है, जितने भी वॉल होते हैं वो सभी सेम थिकनेस के होने चाहिए, सभी सेम थिकनेस के होते हैं। किसी भी एक बे का क्वांटिटी इसमें मेजर करते हैं, एक बे का क्वांटिटी इंटू नंबर ऑफ बेस कर देते हैं। तो ये बेस मेथड है। तो इसमें भी क्या होता है, सभी क्वांटिटी इक्वल होने चाहिए, तब जाके हमारा बे मेथड सक्सेसफुल होगा। फिर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है। लॉन्ग वॉल एक वॉल में हम जो इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं वॉल का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। उसके बाद लॉन्ग वॉल में हम उसके हाफ ऑफ थिकनेस इधर का, हाफ ऑफ थिकनेस इधर का प्लस करते हैं, और जो हम सेकेंड साइड लेते हैं, जो हमारा शॉर्ट वॉल होता है, तो शॉर्ट वॉल में हम इसी चीज़ को माइनस कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये थिकनेस हमारा अलग अलग है, अगर हमारा जो थिकनेस है, वॉल का थिकनेस है अलग अलग है, तो ये वाला मेथड भी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेल, एक्यूरेट चीज़ नहीं दे पाएगा। तो इसका जो अलग अलग थिकनेस का होने की वजह से जो मेथड यूज करते हैं वो होता है पार्शियल सेंट्रल लाइन एंड पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड। अलग अलग थिकनेस का हमारा वॉल है तो ये मेथड हम यूज करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर का सवाल देखिए। चौथा नंबर का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ये सेम क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दे रखा था, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाए होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मॉस का, सेम क्वेश्चन है। तो which of the following statement regarding the assumptions of theory of pure bending इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले करेक्ट क्या क्या होता है पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब कि इसमें हुक्स लॉ वैलिड होता है। प्लेन सेक्शन बिफोर द बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग वो प्लेन ही रहता है, मतलब कि पहले अगर ऐसा था तो बाद में भी ये ऐसा ही रहेगा, ना कि ये चेंज हो जाएगा। इसका सेक्शन जो है, प्लेन सेक्शन जो है वो पहले ऐसा था, बेंडिंग से पहले ऐसा था, तो बेंडिंग के बाद भी ऐसा रहेगा, ना कि ऐसा रहेगा। ठीक है, ये इसकी वजह से होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डायग्राम को लीनियर लेते हैं। फिर उसी के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, सही बात है, इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, मतलब कि इलास्टिक लिमिट के अंदर हम लोग जो भी कैलकुलेशन होता है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर करते हैं, हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर दूसरा स्टेट गलत पूछा है तो ये वाला वैल्यू सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज द सेम फॉर द बीम मटेरियल इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। तो ये भी एजम्पशंस पढ़ते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन में हमारा जो वैल्यू होता है वो होता है सेम। टेंशन एंड कंप्रेशन में जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा सेम वैल्यू होता है टेंशन और कंप्रेशन में। उसके बाद देखिए तो ये भी वैल्यू सही हो जाएगा, ये भी एजम्पशन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा एजम्पशन इसके बाद देखेंगे। तीसरा एजम्पशन ये बोला है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ बेंडिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो ये गलत बात है, ठीक है, अनसिमेट्री नहीं होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। फिर चौथा स्टेटमेंट देखिए, द मटेरियल इज द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो ये भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि जो बीम हम लेते हैं वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा तीसरा नंबर इनसिमेट्रिकल वाला, वो चीज़ होता है सिमेट्रिकल। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज लगाए होंगे तो। पांचवा नंबर ट्रांसपोर्टेशन से पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि
रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ था, रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ था और रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ था, रूलिंग ग्रेडियंट के बाद उसमें कर्व दिया हुआ था, ठीक है। मतलब कि आपका कर्व है, कर्व के साथ उसका चढ़ान भी है, कर्व के साथ आपका चढ़ान भी है। तो क्या होता है कि उसमें ट्रैक्टिव फोर्स कम होते हैं। अगर हमारा गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा घटान भी हो जाता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमारा घटान भी हो जाता है। तो गाड़ी का जो खींचने का साइड होता है वो होता है इधर, लेकिन हमको जाना होता है इधर, हमको जाना होता है इधर। तो क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन हमको जाना है इधर, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो ओरिजिनल फोर्स है इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में कुछ इसका cos थीटा का कंपोनेंट आ जाता है। अगर कुछ थीटा में ये, अगर कुछ थीटा में अगर बैंड है तो cos थीटा का कंपोनेंट इधर आ जाता है। तो cos थीटा का कंपोनेंट इधर आ जाता है, मतलब कि इसका जो ट्रैक्टिव फोर्स है, खींचने का जो फोर्स है, खींचने का जो क्षमता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो ठीक है, लेकिन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा cos थीटा का वैल्यू कम होगा। cos थीटा का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा तो क्या होगा, उसका ट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। तो ट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो उसका जो चढ़ान है, जो उसका जो ग्रेडियंट है, उसका जो घटान है, उस घटान को हमको कम करना होता है। जो घटान है, जो चढ़ाव है, उसको कम करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में 30 + r/r या फिर 75/r, इन दोनों में जो भी वैल्यू मिनिमम आएगा, इन दोनों में जो भी वैल्यू मिनिमम आएगा उसको आपको ले लेना है। इसमें जो भी वैल्यू मिनिमम आएगा उसको हमको ले लेना होता है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि 30 + 60/60 ये हो जाएगा 90/60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 को माइनस कर देंगे। कंपनसेटन यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ पूछ सकता है, कहीं पे पूछता है कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कहीं पे पूछेगा कंपनसेशन। कंपनसेशन पूछेगा तो इतना कंपनसेशन हम कर रहे हैं, और कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछेगा तो कंपनसेशन करने के बाद जो ग्रेडियंट बचेगा तो वो हो जाएगा। तो 6 - 1.5 मतलब कि 4.5। ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, फिर दूसरे में लगा दीजिए आप। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 75/r। तो r का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 15 से अगर काट देंगे तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 1.25 ये वाला वैल्यू दिख जाएगा। 1.25 माइनस कर देंगे, 6 - 1.25 तो ये आपको दिख जाएगा 4.75, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, दूसरा नंबर। फिर छठवां नंबर का सवाल देखिए। छठवां नंबर के सवाल में क्या पूछा गया है कि ड्यूटी इज, ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा। ड्यूटी का क्वेश्चन निकालने के लिए हम दिए थे, ठीक है। ड्यूटी इज 1420 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो यहाँ पे देखिए कि ड्यूटी का ये वाला फॉर्मूला एकदम यूनिवर्सल है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है 8.64 b इंटू डेप्थ। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है, यूनिट को विशेष ध्यान देना होता है। यहाँ पे डेल्टा को हम रखते हैं मीटर में, बी को रखते हैं डेज में, और जो हमारा ड्यूटी आएगा वो आ जाता है हेक्टेयर पर क्यूबिक में। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्टली आप वैल्यू रखेंगे, इस फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, तो आपको डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा हो जाएगा 8.64 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डेज, और यहाँ पे आपका 1420 डेल्टा दिया हुआ है, काटेंगे, कट जाएगा 6। देखिए क्या होता है कि कैलकुलेटर हमारा अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर तक नहीं जाना है, आपको एक्यूरेट आंसर तक नहीं जाना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन है वो वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, थोड़ा करीब है, बहुत ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको आप कट करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 तिये 18, ठीक है, 6 तिये 18, फिर उधर बचेगा 4, फिर 6 छक 36, 23.6 लगभग आएगा, ऊपर में देख रहे हैं 86। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से अगर हम 22 को अगर 400 मल्टीप्लाई करें तो 88 लगभग आता है। 23 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 92 आ जाएगा, मतलब कि 4 से थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमको, 4 से थोड़ा कम वैल्यू मिलेगा, 4 से थोड़ा कम वैल्यू आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से अप्रोच करना है आपको, ठीक है, इसी प्रकार से अप्रोच करना है कि न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे आपके जेई में एक्यूरेट आंसर तक नहीं जाना है, आपको आसपास वाला वैल्यू देखना है, ठीक है, वैल्यू नहीं निकालना है। तो 4 के आसपास देखना है, और 4 से कम आएगा, 92 रहता तो एक्यूरेट 4 रहता, लेकिन यहाँ पे 86 वाला चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस टाइप का ऑप्शन है, पॉइंट भी आगे पीछे नहीं है,
पॉइंट भी आगे पीछे नहीं है। ये देखिए इसलिए बता रहे हैं कि आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी देखिए, पॉइंट्स सभी पॉइंट्स में है, तो मतलब पॉइंट्स का भी दिक्कत नहीं होगा कि किसी में 3.6 दिया है, किसी में 0.36 दिया है, किसी में 365 दिया है, वैसा नहीं है। वैसा करेंगे तो आपको पॉइंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में उतना ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगला 7वां नंबर सवाल देखेंगे। 7वां नंबर सवाल इसमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल इज इनकरेक्ट। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी हम देखें सभी में इनकरेक्ट पूछा है। तो प्लेन टेबल का एडवांटेज क्या क्या होता है, एडवांटेज क्या क्या होता है कि साइटिंग एंड प्लॉटिंग एक साथ होता है, साइटिंग एंड प्लॉटिंग एक साथ होता है। ठीक है, इसका एक एडवांटेज होता है। और किसके लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करते हैं, साइटिंग और प्लॉटिंग एक साथ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये होता है कि रेनी सीजन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, रेनी सीजन में यूज़ नहीं होता है, रेनी सीजन में यूज़ नहीं होता है। डिसएडवांटेज इसका एक होता है कि रेनी सीजन में यूज़ नहीं होता है। फिर बड़े प्लान के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े प्लान के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बड़े स्केल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द प्लेन टेबल इज मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल मैप, छोटे स्केल के लिए सही होता है, स्मॉल स्केल के लिए सही होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल के लिए सही होता है, तो स्मॉल स्केल के लिए सही होगा। तो ये वाला चीज़ इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। द सर्वेयर के, ठीक है, इसमें देखिए कि इसका जो ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन जनरली हम प्लेन टेबल सर्वे में नहीं पढ़ते हैं, नहीं आता है। तो ठीक है, ये वाला चीज़ तो आता है कि बड़े टेबल के लिए करते हैं, ये जो है बड़े स्केल के लिए नहीं करते हैं, छोटे स्केल के लिए करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी इसमें इसी प्रकार से अगर अप्रोच रखते तो बना सकते थे, बाकी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता, ठीक है, तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। इसमें ये सब चीज़ें जो है वो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 350 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है, 350 डिग्री और 20 मिनट, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हमारा जो सन है, अगर हमारा सन है यहाँ पे हो, नून में क्या होना चाहिए, एकदम इसके सीधे में होना चाहिए। ठीक है, 12 बजे या फिर नून में देखें तो एकदम सीधे होना चाहिए, 360 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो 360 डिग्री बनाना चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो 360 डिग्री बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक बियरिंग पूछा है तो वो आपको क्या है कि 350 डिग्री दिखेगा। यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, अगर यहाँ से आप मेज़र करना चाहें, तो 350 आपको दिख जाएगा कि अगर ये वाला जो सन है, अगर जस्ट यहाँ पे रहता तो वो 360 का एंगल बनाता है। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से जस्ट देखें और यहाँ पे अगर सीधे देखें तो वो 360 का एंगल बनाता है, जबकि वो कितने डिग्री पे है, 350 डिग्री पे है। ठीक है, 350 डिग्री पे है, मतलब कि क्या है, अगर आप ईस्ट से देखें तो 360 से ये थोड़ा इधर की तरफ झुका हुआ है, 360 से इधर की तरफ झुका हुआ है। अगर 360 एक्यूरेट नहीं है, 360 से थोड़ा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 350, तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री के आसपास। और इसमें कुछ सेकंड है, 20 मिनट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 डिग्री और 40 मिनट। किधर झुका हुआ है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो देख लीजिए, मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 8वां नंबर। इसके बाद फिर आगे देखेंगे 9वां नंबर। ये वाला सवाल देखिए कि बहुत कम लोग बनाए होंगे। ठीक है, जो 9वां नंबर का सवाल है बहुत कम ही लोग बनाए होंगे। इसमें रूफ ट्रस दिया हुआ है, रूफ ट्रस का फोटो दिया हुआ है, और ये सब जो फोटो है ये हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हम जनरली बहुत कम ही होता है जो कि पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रूफ ट्रस दिया हुआ, कंपाउंड फैन, हॉवे और हॉव फ्लैट। तो जो फिंक होता है, फिंक क्या होता है कि जो हमारा ट्रस है, इसमें 2 ठो वी लगा रहता है। एक वी इधर आपको देखने को मिल जाएगा,
एक भी इधर देखने को मिल जाएगा और एक भी इधर देखने को मिल जाएगा। ये होता है फैन वाले चीज़ में। ये वाला होता है कि वी वाला चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो हम पोस्ट लगाते हैं, वेब लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेब। तो 2 ठो वी वेब इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर फिर वी वेब में अगर हम इसमें एक पोस्ट और लगा दें, वर्टिकल पोस्ट और लगा दें, तो वो हो जाता है फैन, वो हो जाता है फैन। फिर जो हॉव ब्रिज होता है, ये होता है किंग पोस्ट का थोड़ा सा सिमिलर टाइप का। जो हॉव ट्रस होता है वो जो हमारा क्वीन पोस्ट है, ठीक है, क्वीन पोस्ट है, इसको एम टाइप भी बोलते हैं। क्वीन पोस्ट है, क्वीन पोस्ट जैसा ही दिखता है, ये होता है हमारा हॉवे, ठीक है, ये होता है हमारा हॉवे, क्वीन पोस्ट जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। फैन वाले में क्या होता है, फैन वाले में होता है एक वर्टिकल वाला चीज़ आ जाता है, ये हो जाता है फैन, ये फैन टाइप हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है वो हो जाएगा फैन टाइप। और फिंक टाइप में क्या होता है, ये वर्टिकल वाला चीज़ नहीं लगा रहता है, ये वर्टिकल वाला चीज़ नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो ये जनरली हम पढ़ते नहीं हैं। आप लोग अगर सही बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो भी ठीक है। इस प्रकार का सवाल जो है वो छोड़ने लायक होता है। हमको 80 में से 80 नहीं करने थे, 80 में से 80 नहीं करने थे, 80 में से 60 प्लस भी कर लेते तो बहुत था इस पेपर में। और स्टार्टिंग में ही कठिन सवाल था तो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। 10वां नंबर देख लीजिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रेस्ड ब्रिक, ठीक है, प्रेस्ड ब्रिक का टाइप पूछा है, ठीक है। कोपिंग ब्रिक, कोपिंग ब्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। कोपिंग ब्रिक, इस टाइप के ब्रिक को बोलते हैं कोपिंग ब्रिक। काउ नॉइज ब्रिज, ये होता है काउ नॉइज ब्रिक, ठीक है। फिर एक होता है कांट ब्रिक, एक होता है कैंट ब्रिक। कैंट ब्रिक क्या होता है कि एक ब्रिक होता है, उसका साइड वाला पार्ट को काट देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक हमको कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये होता है कांट ब्रिक, ये क्लास में कराया हुआ सवाल था। फिर एक होता है कर्व ब्रिक। कर्व ब्रिक और कोपिंग ब्रिक में बस यही अंतर है कि इसमें नीचे वाला पार्ट है जो स्ट्रेट है, और कर्व ब्रिक में क्या है कि नीचे वाला पार्ट भी स्ट्रेट नहीं होता है, एक कर्व की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें अगर इसका और इसमें से किसी भी दो का शेप जानते होते तो इसको बना लेते, अगर किसी भी दो का शेप नहीं पता होता, ठीक है, तो ये कठिन है, कठिन है, ये सवाल कठिन है, नहीं बनता हमसे, ठीक है। इसको नहीं बनाए होंगे तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब कि शुरू के 10 में से अगर आप 6 से 7 अगर बनाए हैं, शुरू में 10 में से 6 से 7 बनाए हैं, वो ट्रस वाला सवाल, ये कॉपिंग वाला सवाल नहीं भी बनाए हैं तो बड़ी बात नहीं है, छूट सकता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज द रिजल्ट ऑफ कैपिलरी मूवमेंट इन द पोर इन कॉन्क्रीट विच आर ओपन टू एम्बिएंट मीडियम, ठीक है, एम्बिएंट मीडियम बोला है तो इसलिए इसमें हो जाएगा पोर्शन, ठीक है। डिफ्यूजन वाला चीज़ तो हम लोग जानते नहीं है। फ्लो क्या होता है, उसके ऊपर बहता है, ठीक है, फ्लो क्या होता है, इसके ऊपर बहता है। परमेबिलिटी क्या होता है कि उसमें जो वॉइड्स होते हैं उसके अंदर से बहता है, ठीक है। तो अगर ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ फ्लो और परमेबिलिटी आपको पता होता तो इस पोर्शन वाला चीज़ को आप टिक लगा सकते थे, ठीक है। डिफ्यूजन तो इसमें आएगा ही नहीं। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में पूछा है। रबेल मिशनरी, ठीक है, मैसनरी को मीटर क्यूब में लेते हैं। स्टोन मेसनरी, इसको भी मीटर क्यूब में लेते हैं। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, अगर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अगर फुल ब्रिक होता है, ठीक है, सोलिंग में हम लोग मीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, बाकी फाउंडेशन में फुल ब्रिक यूज होता है, उसमें मीटर क्यूब लेते हैं। तो इसमें मीटर क्यूब लेते हैं, इसमें मीटर क्यूब लेते हैं, इसमें मीटर क्यूब लेते हैं। और ये जो होता है द ब्रिक वर्क इन द पार्टीशन वाल, पार्टीशन वाल हाफ ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, पार्टीशन वर्क होता है हाफ ब्रिक वर्क, पतला होता है। तो हाफ ब्रिक वर्क को हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में, इसको हम ले लेते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये बना लिए होंगे, आसान सवाल था। ये सवाल थोड़ा सा कठिन था, देख लीजिए आगे। अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टेस्टिंग कंक्रीट विच इज यूज्ड टू द इनिशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रैक इन द कंक्रीट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पूछा है, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पूछा है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमारे पास जो नाम आता है सरफेस हार्डनेस टेस्ट, और ये टेस्ट हमारे पास नाम आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डेंसिटी पता करता है, सरफेस हार्डनेस टेस्ट पता करता है डेंसिटी एंड क्वांटिटी,
डेंसिटी एंड क्वांटिटी पता करता है। फिर एक होता है कंबाइन मेथड, ठीक है, और फिर एक होता है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल मेथड। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मेथड में इसमें क्या करते हैं, क्लियर कवर निकालते हैं। इसमें क्लियर कवर निकालते हैं, जो हम बीम यूज़ करते हैं, बीम में जो हम सरिया प्रोवाइड करते हैं, तो सरिया का क्लियर कवर को हम निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस में छोड़ा गया है, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछा गया है कि द इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रैक, क्रैक के बारे में किसमें पता करते हैं, अकॉस्टिक एमिशन टेक्निक। तो इसका चौथा नंबर हो जाएगा सही। ये कंबाइन मेथड ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ये हम पढ़े नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये वाला चीज़ दोनों पता ही होगा आप लोग को कि सरफेस हार्डनेस टेस्ट क्यों करते हैं, ये बहुत बेसिक सवाल है, ये इसको याद रखिएगा, व्यापम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का नाम पूछने के लिए आ सकता है। फिर अगला है 14 नंबर, इफ़ द एक्टिविटी वैल्यू ऑफ क्ले इज ग्रेटर देन 1.4 देन द क्ले इज सेड टू बी, ठीक है। एक्टिविटी का रेंज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 0.75 से अगर कम है तो इनएक्टिव हो जाता है, 0.75 से 1.25 तक है तो वो हो जाता है नॉर्मल, वो हो जाता है नॉर्मल। फिर चौथा है 1.25 से ग्रेटर होता है तो वो होता है एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू है 1.14, तो क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है तो एक्टिव। फिर 15 नंबर देख लीजिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक रेनफोर्स। ये वाले सवाल, ये सब सवाल बनने चाहिए, ठीक है, ये सब सवाल बनने चाहिए। जो 13 नंबर का सवाल है वो छूटता तो चलो ठीक है, वो सब बाकी के 2-3 ऑप्शन है वो नहीं पता होता है, एक ही हम पढ़े रहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक 15 नंबर है, देखिए कि मेजरमेंट ऑफ द फैब्रिक रेनफोर्समेंट वायर इन नेटिंग। नेटिंग में देखिए, नेटिंग में क्या होता है, जाली जाली टाइप का जो बना रहता है, नेटिंग या शटरिंग जो होता है, ठीक है, इसका जो थिकनेस होता है काफ़ी कम होता है, इसका जो थिकनेस होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है, बहुत लेस होता है। तो इसमें सिर्फ इसका विड्थ और इस डायरेक्शन में इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो किसी भी 2 डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है एरिया वाला चीज़। किसी भी एक डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो उसको बोलते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है। क्विंटल में कब यूज़ करते हैं, जब आरसीसी होता है, ठीक है। और नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग नंबर के सिस्टम में यूज़ करते हैं, नट बोल्ट होता है तो उसको नंबर से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और एसएससी में ऑनलाइन पैटर्न में इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पैटर्न और ऑफलाइन पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होता है, इस अंतर को समझिएगा कि ऑफलाइन जब परीक्षा होता है तो आपको किसी निश्चित बुक से सवाल देखने को मिलेगा, ज़्यादातर सवाल होता है निश्चित बुक से आएगा, ठीक है। या तो गुप्ता एंड गुप्ता से पूछेगा स्टेट लेवल में, या तो एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पूछेगा, ठीक है, या ईएससी का प्रीवियस ईयर पूछेगा। ऑफलाइन परीक्षा हो रहा है तो यहाँ से पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो 2 किताब है वो एकदम कंपलसरी है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। और किसी तरह का सहायता होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा एनएस इंजीनियर सड्डा का, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी विशेष चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं आप। 16 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। रिकॉर्डिंग रेन गेज का क्या क्या एडवांटेज होता है उसके बारे में देखिए, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी स्टेटमेंट वाला सवाल आता है हमारे जेई में, ठीक है, जेई में या स्टेट लेवल में स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो जनरली वो आसान होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी टाइप का होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं देगा। 2 स्टेटमेंट दिया है और इसमें टाइम ज़्यादा होता नहीं है हमारे पास, तो 2 स्टेटमेंट दिया है तो बहुत ज़्यादा कठिन स्टेटमेंट नहीं देगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले सवाल को बड़ा सवाल है करके छोड़ना नहीं है। तो देखिए द रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली एंड देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी अटेंडेंट, ठीक है। देखिए क्या होता है कि वो अपने आप मास कर्व बना लेता है, ठीक है, वेट को मेज़र कर लेता है, तो वहाँ पे और किसी आदमी का ज़रूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड कर लेता है, कितना बारिश हुआ उसके हिसाब से वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर इज अवॉइडेड, ठीक है, मतलब कि वो मशीन अपने आप काम कर रहा है तो मशीनों से क्या होता है कि ह्यूमन एरर जो होता है वो सब होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट तो सही है, फिर इसमें रीज़न वाला चीज़ पूछा ही नहीं है। ये इसमें क्या कर देता है कि रीज़न भी बताओ, सही है तो वो पहले का
सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये भी 2 ऑप्शन दे देता है। अगला सवाल देख लीजिए 17 नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल तो मैक्सिमम लोगों के बन जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम लोगों के बन जाते हैं जो गेट और ईएसी की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो गेट और ईएसी का तैयारी करने के बाद हम स्टेट एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ें होता है याद करने वाला, उनके लिए कठिन हो जाता है, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है। अ रॉड इज 3 मीटर लॉन्ग एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड एक्सपांसन ऑफ द रोड व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, हमको स्ट्रेन पता होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। हमको क्या चाहिए होता है, डेल्टा एल चाहिए होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन अगर थर्मल स्ट्रेन की बात करें, थर्मल स्ट्रेन की बात करें तो अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे इलोंगेशन पूछा है, डेल्टा एल पूछा है, तो एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है तो एमएम में कर देंगे, 3000 एमएम हो जाएगा। सभी कुछ एमएम में दिया हुआ है यहाँ पे। और किसका रिक्वायरमेंट है, अल्फ़ा का रिक्वायरमेंट है। तो अल्फ़ा देखेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर -6 दिया हुआ है। और डेल्टा टी कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है 10 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब कि 50 का चेंजेस हुआ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 की पावर -6 है, 1 2 3 4 बार 0 कट गया, 4 बार 0 कट गया, मतलब कि 10 की पावर -2 बचा, 10 की पावर -2 बचा। फिर 5 दिया 15 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ठीक है, 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि 180 के आसपास आ रहा है। तो 180 वाला जो चीज़ हो रहा है उसको आपको यूनिट ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, यूनिट में देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर इसी में 1.8 होता, ठीक है, 18 होता, 180 होता तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत होता। तो यहाँ पे डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। आपका कैलकुलेशन अगर करेक्ट है तो आपका जो 0 वाला चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। फिर 18 नंबर देख लीजिए। द पाइल ड्राइवन एट अन इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल टू रजिस्ट द इंक्लाइन फोर्स। ठीक है, इंक्लाइन फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेटेड पाइल प्रोवाइड करते हैं। बियरिंग पाइल क्या होता है कि वो बियरिंग क्या होता है, ये जो नीचे में स्ट्रेटम हार्ड होता है तो फिर बियरिंग पाइल करते हैं। नीचे में स्ट्रेटम थोड़ा हार्ड नहीं होता है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, जहाँ पे पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है वहाँ पे अगर हमको चाहिए होता है कि वहाँ पे पाइलिंग यूज़ करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन पाइल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन के थ्रू। अगर हम फोर्सेस के थ्रू देखें तो जो होता है ये बेटेड पाइल वो इंक्लाइंड होता है, वर्टिकल से इंक्लाइन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वर्टिकल से इंक्लाइन में प्रोवाइड करते हैं और इंक्लाइन फोर्सेस को, वर्टिकल से किसी भी इंक्लिनेशन में फोर्सेस आ रहा है तो उसको फिर उसको रजिस्ट करने के लिए हम बेटेड पाइल यूज़ करते हैं। फिर 19 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिफिस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स एज। ठीक है, लार्ज ऑरिफिस, ये लेंथ के हिसाब से करते हैं कि वो लार्ज है कि, देखिए लार्ज ऑरिफिस, सर्कुलर ऑरिफिस क्या होता है कि ये लेंथ और इसके डायामीटर से डिसाइड होता है कि किस प्रकार से है, कितना लार्ज है कि स्मॉल है। ठीक है, फिर होता है पार्शियल सबमर्ज्ड ऑरिफिस। तो ऑरिफिस पार्शियल सबमर्ज्ड है या सबमर्ज्ड है या फिर सबमर्ज्ड नहीं है, ये क्या होता है उसके सबमर्ज कितना पानी में डूबा है उसके हिसाब से। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि किसके हिसाब से पूछा गया है कि उसके शेप के हिसाब से। ये जो ऑरिफिस है लार्ज ऑरिफिस लेंथ के हिसाब से होता है, शेप के हिसाब से होता है कि बेल माउथेड ऑरिफिस। ठीक है, बेल माउथेड ऑरिफिस शेप के हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं। कोन वाला रहता है तो कोन वाला होता है। ठीक है, तो देखिए कि अगर ये वाला सवाल बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली जो पढ़ा होगा वही बना पाएंगे, बाकी बहुत आसान सवाल नहीं है। तो 19 नंबर आपसे छूटा होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 20 नंबर देख लीजिए, कन्वर्ट द होल सर्कल बियरिंग ऑफ 170 डिग्री और 12 मिनट। तो देख लीजिए 170 डिग्री नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बियरिंग निकालना है, होल सर्कल बियरिंग। तो यहाँ से हम बियरिंग चेक करते हैं तो 170 कहाँ आएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा तो यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा तो जो भी चीज़ आएगा वो साउथ और ईस्ट वाले चीज़ में आएगा। साउथ और वेस्ट वाले में चीज़ में देख लीजिए, साउथ और ईस्ट वाले में चीज़ में ये है और ये वाला चीज़ है। तो 170 को हम लोग
देखेंगे तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा कि 180 से थोड़ा सा कम है, साउथ वाले चीज़ में आएगा। ठीक है, साउथ वाले चीज़ में आएगा तो 180 से यहाँ से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो हो जाएगा। तो देख लीजिए ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे सवाल को आसान कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन को बहुत दूर दूर रखा है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम 20 तक का ही सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद जो है नया सवाल आपको दिख जाएगा अगले वीडियो में। और सीजी व्यापम हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, उसमें 400 पोस्ट हैं, मिनिमम 400 पोस्ट हैं, और उसमें इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें बहुत कम चांसेस है कि इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, डिफरेंट टाइप का शेप वाला है। तो अगर आप किताब से चीज़ों को पढ़ें, अगर मान लीजिए कि इस टाइप का सवाल आ भी जाता है, आपके पास 150 सवाल हैं, ठीक है, 30 सवाल छूट भी जाते हैं, 30 सवाल छूट भी जाते हैं, तो आपके पास बचते हैं 120 सवाल। 120 में कम से कम आप 110 अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, 110 अटैम्प्ट करते हैं। जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक होते ही हैं। 5-7 क्वेश्चंस होते हैं जो आप जानते हुए भी गलत कर देते हैं, तो आप 105 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, और कुछ माइनस होगा तो आपका जो है वैल्यू 100 से प्लस आ जाएगा। तो 400 पोस्ट है, तो 100 से ज़्यादा नंबर आप लेके आ रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स वगैरह होते हैं, तो सबसे बचने के लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, टेस्ट सीरीज़ लगाएं। ठीक है, और कोई एकदम फ्रेशर है, किसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।